हाय गाइस, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लेके आए क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान जिसको सोशल साइंस कहा जाता है, जिसका टॉप 80 MBBI लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। अगर 80 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का, तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। चाहे आपको उसमें इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे आपको अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र या आपदा प्रबंधन, टोटल से क्वेश्चन लिया गया 80 जो सेलेक्ट कर किया गया है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए। मैट्रिक एग्जाम 2000 आप बिहार बोर्ड के लिए होगा, पार्ट 1 होगा सामाजिक विज्ञान का। आप कितना हो बुक पढ़ रहे हो, जब तक आप सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। जो असहयोग आंदोलन था वो प्रथम जन आंदोलन था कैसे, यह क्वेश्चन बताना है। देखिए, सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। यह आपको पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इससे पहले जितने भी आंदोलन चलाए गए सभी आंदोलन आर्थिक सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष द्वारा चलाया गया था। मतलब समझिए, किसी वर्ग विशेष द्वारा चलाने के मतलब है कि इससे पहले जो भी आंदोलन चलाया गया था तो कहता नहीं कि इस जाति का है तो वही आंदोलन करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। ठीक है, इस समाज का है तो यही आंदोलन करेगा, दूसरा कोई नहीं। यानी कि कहा ना, जो भी चलाए गए सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष मतलब कोई भी एक विशेष जाति का, तो किसी वर्ग विशेष द्वारा था। असहयोग आंदोलन की वह प्रथम आंदोलन था, यानी कि असहयोग आंदोलन वह प्रथम आंदोलन था जिसमें भारतीय समाज की सभी वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव कोई भेदभाव नहीं भाग लिया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। क्योंकि देखिए, असहयोग आंदोलन से पहले जितना भी आंदोलन हुआ वह किसी विशेष वर्ग के लिए था या विशेष वर्ग द्वारा चलाया गया था। लेकिन जब से प्रथम जन आंदोलन था, यानी कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन चला, उसमें सभी वर्ग के सभी जाति के हर भारतीय बनकर उसमें भाग लिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। ये क्वेश्चन 14, 18, 20 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो भूमंडलीकरण हुआ उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यह क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, भूमंडलीकरण का भारत पर अनेक प्रभाव पड़ा था। क्या क्या, तो भूमंडलीकरण भारत का व्यापक प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अब भूमंडलीकरण के कारण भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई। देखिए, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, जिससे अधिकतम लोग को रोजगार मिल गया, जिससे लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं की प्राप्ति हुई। यानी कि जब भूमंडलीकरण हुआ तो उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी, विदेशी कंपनियां आना शुरू हुआ भारत में, जिससे कम खर्च में, कम क्वालिटी में, कम पैसे में अच्छे क्वालिटी के वस्तुएं प्राप्त होने लगी। ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़ गए, क्योंकि जब वहाँ पे फैक्ट्री लगेगा तो रोजगार भी चाहिए आदमी को, तो रोजगार का अवसर बढ़ गए। जीवन स्तर में सुधार आ गए। शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहतर विकल्प भारतीयों को प्राप्त हुआ। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां से बहुत अधिक प्रभाव पड़ा हमारे भारत पे। तो क्या हुआ, भूमंडलीकरण में भारत का व्यापक प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, जिससे लोगों की अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं की प्राप्त होने लगी। यहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़े, जीवन स्तर में सुधार आए, शिक्षा एवं स्वच्छता के लिए बेहतर विकल्प भारतीयों को प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन 17 और 18 के एग्जाम में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में KKG स्टोरी सर्च करके। और डेली बेसिस पे क्लासेस चलता है, ऑल सब्जेक्ट का आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। देखिए, विश्व बाजार यानी कि वैसा बाजार जहाँ पे विश्व की सभी वस्तुएं प्राप्त हो खरीदने के लिए। यानी कि विश्व बाजार ऐसा बाजार है जहाँ सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे कि भारत के लिए आर्थिक राजधानी मुंबई, ऐसे ही विश्व बाजार है। यानी कि मुंबई में दुनिया की हर एक वस्तु आप खरीद सकते हैं, क्या है, वहाँ पर हर एक वस्तु मिलता है। विश्व बाजार कहने के मतलब है कि सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए, आम जनता को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे ही विश्व बाजार बोलते हैं। तो हमारा भारत के लिए विश्व बाजार कौन है, मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। जो सलम पद्धति था, सलम बस्ती की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, सलम बस्ती
स्लम बस्ती वैसे बस्ती को कहा जाता है जहाँ फैक्ट्री के मजदूर निवास करते हैं। यानी कि स्लम बस्ती वैसे बस्ती को कहा जाता है जहाँ बगल में फैक्ट्री होता है। देखिए बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है, उसके बगल में छोटा सा टोला बसा दिया जाता है, छोटा सा बस्ती बसा दिया जाता है जिसमें 10 12 15 घर होता है, जिसके रहने के लिए खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं होता, क्योंकि वो इसलिए वहाँ पर रहते हैं ताकि अगल बगल में जो बगल में फैक्ट्री है वहाँ से काम करने जाने में आसानी हो। वही कहा स्लम बस्ती वैसे बस्तियों को कहा जाता है जहाँ फैक्ट्री के मजदूर निवास करते हैं, जहाँ का वातावरण अस्वस्थ था, मकान भी छोटा छोटा था, जिसमें हवा पानी रोशनी आदि की व्यवस्था भी नहीं थी। सोचिए, यानी कि जो फैक्ट्री में मजदूर कर रहे हैं, मजदूरी काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ नहीं है। उसके लिए ना तो घर है, ना तो वहाँ का वातावरण सही है, ना तो वहाँ का हवा सही है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ पे बिजली है, कुछ की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था था औद्योगिकरण के कारण स्लम पद्धति की शुरुआत हुई थी। यानी कि यहाँ पे औद्योगिकरण के कारण स्लम पद्धति की शुरुआत हुई थी। कारखाने मालिक ने अपने कारखाने के निकट स्लम बस्ती बसाई ताकि मजदूर कारखाने के निकट रहे और कारखाने में काम करे। देखिए, जो कारखाने के जो मालिक था, जो फैक्ट्री के मालिक था, इसलिए स्लम बस्ती की शुरुआत की थी ना, क्योंकि बगल में जो वहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बगल में वो मजदूर रहे और ताकि हमारा फैक्ट्री चलता रहे, इसी वजह से। तो स्लम बस्ती समझ के क्या है, तो स्लम बस्ती वैसे बस्ती को कहा जाता जहाँ फैक्ट्री के मजदूर निवास करते थे, जहाँ पे वातावरण अस्वस्थ था, वहाँ पे स्वस्थ नहीं था, मकान भी छोटा छोटा था, जहाँ पे हवा पानी रोशनी की व्यवस्था भी नहीं थी। औद्योगिकरण के कारण स्लम बस्ती की शुरुआत हुई थी। कारखाने के मालिक ने अपने कारखाने के निकट स्लम बस्ती बसाई ताकि मजदूर पास में रहे और कारखाने में काम करे। समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन है, आप राजनीतिक दलों को प्रभावित करने वाले उपाय पर प्रकाश डालें। देखिए, राजनीतिक दलों पर प्रभावित करने वाले निम्नलिखित आप उपाय हैं। कैसे? राजनीतिक दलों में महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी देना। यानी कि देखिए, आज के जो हुआ क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा महिलाएं लड़ती है, पहले ऐसा नहीं था। तो राजनीतिक दलों में महिलाओं के अधिक से अधिक सीटें देना, भागीदारी देना। राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि जो राजनीतिक दल है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना। दल बदल कानून करना, यानी कि दल बदल कानून को लागू करना, यानी कि आप अपने मर्जी से किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, लागू करना। राजनीतिक दलों द्वारा न्यायपालिका के आदेश का पालन करना, जो राजनीतिक दल है उसके न्यायपालिका का आदेशों का पालन करना, यह इसका प्रभावशील उपाय बता सकते हैं आप राजनीतिक दल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था के 2 विशेषताएं बताएं। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था वैसे व्यवस्था होते हैं, देखो कैसे। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों का अधिकारों का बंटवारा कानून द्वारा होता है। देखिए, जैसे केंद्रीय व्यवस्था होता है जहाँ पे एक केंद्र सरकार होता है, उसके अधीन बहुत सारा राज्य सरकार होता है। ठीक है, उसके अधीन बहुत सारा राज्य सरकार होता है और दोनों में काम का बंटवारा कानून द्वारा होता है। वही कहा, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों एवं अधिकारों का बंटवारा कानून द्वारा होता है कि केंद्र सरकार यह काम करेगा, राज्य सरकार यह करेगा। ठीक है। सेकेंड है कि संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। बिल्कुल सही बात है, दोहरी नागरिकता इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र का भी नागरिक होता है और अपने देश का भी नागरिक होता है। एक ही व्यक्ति अपने क्षेत्र का नागरिक होता है और अपने देश का भी नागरिक होता है, इसलिए इसमें दोहरी शासन व्यवस्था है। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, जैसे आप तो क्या बोलिएगा, बिहारी, लेकिन इंडिया से बाहर जाएगा तो क्या बोलिएगा, इंडिया से बाहर तो आपको बोलिएगा इंडियन है, वहाँ पर बिहारी नहीं इंडियन है। इसलिए दोहरी नागरिकता होता है एक नागरिक को। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की परिभाषा दे। जो राजनीतिक दल है उसका परिभाषा देना है। राजनीतिक दल क्या है? देखिए, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है, जो राजनीतिक दल है ऐसे लोगों का समूह होता है जो संगठित होकर चुनाव लड़ते हैं, जो संगठित होकर बहुत सारा पार्टी मिलाकर एक मतलब बहुत सारा लोगों का एक पार्टी बनाता है और चुनाव लड़ते हैं और सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं, यानी कि कुर्सी हथियाने का प्रयास करते हैं, जीतने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दलों का अपना सिद्धांत और अपना उद्देश्य होता है।
जो भी राजनीतिक दल है उसका एक अपना सिद्धांत एवं उद्देश्य होता है। राजनीतिक दल देश के लिए नीति एवं कानून बनाते हैं। देखिए जो राजनीतिक दल हैं वही डिसाइड करते हैं कानून क्या बनेगा। देखिए कानून बनता है तो उस पर बहस होता है, ठीक है। तो राजनीतिक दल ही देश का नीति एवं कानून बनाता है और उन नीतियों को जनता के सामने रखकर बहुमत प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे कि यह काम किया, जैसे कोई भी नेता यह काम करता है तो भाषण में कहता है मैंने यह किया, मैंने वो किया, इससे जनता से वोट प्राप्त करने के लिए, मत प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो संगठित होकर चुनाव लड़ते हैं और सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दलों का अपना सिद्धांत और अपना उद्देश्य होता है। राजनीतिक दल देश के लिए नीति एवं कानून बनाता है और उन नीतियों को जनता के सामने रखकर बहुमत प्राप्त करने का प्रयास करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, यह क्वेश्चन कर रहा है। तो भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, तो जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। यानी कि अगर भारत को लोकतंत्र को मतलब बढ़ावा देना है तो इसके लिए सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। क्योंकि बिना शिक्षित क्या करते हैं, किसी को भी वोट डाल देते हैं अपना जात पात देखकर, लेकिन जात पात देखकर वोट नहीं डालना है, देखना है कि किसके पास क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जनता में शिक्षा प्रचार प्रसार करना, आर्थिक समानता लाना, यानी कि यह नहीं कि छोट जात है ये बड़ जात है, उसमें नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता लाना, दल बदल कानून को रोक लगाना, ऐसा नहीं कि यह पार्टी में है और ज़्यादा इसमें हुआ तो उसमें भाग गए। दल बदल, जैसे हमारे नीतीश चाचा जी है, दल बदलू साहब, ठीक है। उसका महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं को अधिकार देना, साथ में जनता को लोकतंत्र में विश्वास होना, यानी कि जनता को लोकतंत्र पर विश्वास होना चाहिए, यह भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका अर्जित करता है। देखिए अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, क्या कहा, आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य कर कर अपना आजीविका अर्जित करता है, क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पूंजीपति अर्थव्यवस्था क्या है, यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। की स्टोरी सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि डेली आपको 7 बजे क्लासेस मिलेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादों के साधनों पर यहाँ पे निजी व्यक्ति का स्वीकार होता है। जिससे कि समझिए, जैसे कि आपका कोई सामान है, आपका घर में कोई सामान है तो आपका निजी हक है, वो आप किसी का नहीं। जैसे कि एक होता है सामाजिक हक, जैसे कि मंदिर, आपके गांव का मंदिर, उस पर किसी का निजी हक नहीं है, वो यहाँ पे सार्वजनिक है, यानी कि वो कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। लेकिन आपका कोई पर्सनल सामान है उसके ऊपर आपका निजी हक है। वही कहा यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादों के शोधनों पर यहाँ पे निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, यानी कि हक होता है, तथा उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी उत्पादन करेंगे अपना लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए किया जाता है। जैसे कि अमेरिका, जापान, फ्रांस आदि की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ये इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। पूंजीवादी और समाजवादी में ही होता है। समाजवादी मतलब सभी का, पूंजीवादी मतलब पर्सनल। तो समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। पीडीएफ नोट्स लेना है तो जो नंबर दिख रहा है कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। नंबर दिख रहा है 299 में ऑल सब्जेक्ट आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब मिलेगा विथ आंसर आपके व्हाट्सएप पे। जो नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। 299 याद रखिएगा, ओनली 299, यहाँ 399 299 मिल जाएगा। 10th का ऑल सब्जेक्ट का नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।